नमस्कार दोस्तों। तो हम विगत वर्षों में भारत के भूगोल से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं यूपीपीसीएस में उसका विश्लेषण और अवलोकन कर रहे थे। 2012 का प्रश्न हमने देख लिया है। इस वीडियो में 2013 के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक साइड जैवमंडल भंडार यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व और दूसरे साइड उसकी अवस्थिति है। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आपको मेघालय में मिलेगा, मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में मिलेगा, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा और अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व ये केरला में मिलेगा आपको। अच्छा, अगर आपने पर्यावरण वाले प्रीवियस ईयर्स के सारे वीडियो देखे हैं तो आपको एक चीज़ याद आ रहा होगा कि जैवमंडल भंडार या आगार या बायोस्फीयर रिजर्व जैसे शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एडवर्ड सुएस ने किया था। तो ये भी एक फैक्ट है जो मैंने कोरिलेट किया। इसमें भी वही दिया हुआ है, बस मैं पढ़ देता हूँ, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में, मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में और अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल में मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी, ये भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, जिसके हिसाब से भारत में समय निर्धारित की जाती है। ठीक है। अच्छा, आपको वैसे तो आपको पता ही होगा फैक्ट, आपको ये पता ही है कि ये जो लिखा हुआ है ना 82, ये डिग्री है दरअसल, और जो एक है यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला, इसको मिनट पढ़ते हैं, मिनट। और अगर ये 2 रहेगा ऐसे तो इसको सेकंड पढ़ते हैं। अरे क्या बता रहा हूँ, आपको तो पता ही होगा ये सब चीज़ें। बस मैं 2 फैक्ट बता देता हूँ सिर्फ। जो देशांतर है भारत का प्रमाणिक देशांतर यानी मध्याह्न रेखा, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है और ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है, इसलिए जानना ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा फैक्ट ये है कि ये जो पूर्वी देशांतर है 82 डिग्री 30 मिनट का, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। आगे अंडरलाइन, ये पीछे नहीं बोल रहा हूँ मैं, आगे बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उसे देख लेते हैं। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा पालघाट, ये रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट केरल में आपको मिलेगा। पिछले वीडियो में जब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने पालघाट देखा था। क्या देखा था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है और ये अनाईमुडी कहाँ है? अन्नामलाई हिल पर है और उसी हिल के उत्तर में आपको पालघाट मिलता है। मतलब कि और दूसरे तरीके से मैं बोलूँ तो नीलगिरी और अन्नामलाई, इन दोनों के बीच में जो है वो पालघाट मिल जाएगा आपको। और पालघाट के दक्षिण में अन्नामलाई पर्वत, उसी पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी जो कि 2695 मीटर ऊंचाई पर है, यानी 2700 में 5 कम। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो प्राकृतिक बंदरगाह इसमें से कोच्चि भी है और विशाखापत्तनम भी है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। जबकि चेन्नई और तूतीकोरिन को क्या है? ये कृत्रिम बंदरगाह है। अच्छा, चेन्नई से याद आया, पिछले वीडियो में था एक खुला बंदरगाह कौन सा है? तो खुला बंदरगाह इसमें चेन्नई था, क्योंकि वो तट से दूर उसके जो आते हैं उस तट पर हवाई ये जहाज वगैरह पानी वाले, तो वो तट से दूर ही लंगर स्थापित करते हैं, तो इसलिए उसको खुला बंदरगाह कहते हैं चेन्नई को। और चेन्नई कृत्रिम भी है, तूतीकोरिन भी कृत्रिम है। जबकि पूछ रहा था प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो प्राकृतिक बंदरगाह कोच्चि और विशाखापत्तनम है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो ये सतलज नदी जो है, उस सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। क्यों? तो फिर कहाँ है ये? सतलज नदी का उद्गम राक्षस ताल में, ये राक्षस ताल लेक जो है तिब्बत चीन में, वहाँ से निकलता है ये। सतलज नदी के बारे में और भी हमने कई फैक्ट पढ़े थे, अगर आपको याद आ रहा हो। चलिए मैं ही दोहरा देता हूँ सारे फैक्ट को, जल्दी जल्दी, थोड़ा सा पीछे जाना होगा क्योंकि क्या पता यहीं से कुछ आ जाए तो बात बन जाएगी। देखिए, हमने पढ़ा था सबसे पहला सतलज के बारे में कि सरहिंद नहर इस पे है। दूसरा पढ़ा था कि लुहरी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर है। तीसरा पढ़ा था कि सतलज नदी एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को 3 भागों में काटती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि बिस्ता दोआब कहाँ है, तो सतलज नदी और ब्यास नदी के बीच में बिस्ता दोआब है और राकस ताल से ये निकलता है, राकस ताल झील से, जो मानसरोवर के आसपास है और तिब्बत में है। तिब्बत यानी कि चीन का पार्ट अभी फिलहाल है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट को हमने यहाँ पर रिवीजन कर दिया, जो क्या पता आ जाए तो थोड़ा एक तरीके से आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इससे तो आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे पिछले वर्ष से इस वर्ष में क्वेश्चन टैली कर रहा है। अब नेक्स्ट देख ले रहे हैं। सूची 1 और सूची 2 उद्योग और स्थान है। तो कागज उद्योग टीटागढ़ में है और सीमेंट उद्योग के लिए लखेरी प्रसिद्ध है। लौह इस्पात उद्योग के लिए भिलाई प्रसिद्ध है और खनिज तेल शोधनशाला के लिए अम्बाला मुकुल प्रसिद्ध है।
तो इस तरीके से विकल्प 20 का सही आंसर है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। उद्योग और स्थान, टीटागढ़ में कागज उद्योग, लखेरी में सीमेंट उद्योग, भिलाई में लोहा और इस्पात उद्योग, अम्बाला मुकुल में खनिज तेल शोधनशाला। नेक्स्ट कथन है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। बिल्कुल सही बात है। कारण उसके पीछे क्या है? उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। बिल्कुल गलत, उसमें जैव तत्व होते ही नहीं काली मिट्टी में। तो इसलिए करके आर गलत हो गया, ए सही। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया, ए सही है, आर गलत है। और अच्छा, काली मिट्टी के बारे में 2-3 फैक्ट है, उसको मैं बोल देता हूँ जल्दी जल्दी। जैसे तीव्र जल धारण कर क्षम इसमें होती है, जल धारण को जल्दी जल्दी करने की क्षमता होती है इसमें काली मिट्टी में। दूसरा फैक्ट ये है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी इसको कहते हैं, खुद से जुताई वाली मिट्टी काली मिट्टी को ही कहा जाता है। कपास एवं अरहर जैसी फसलों के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। और सबसे लास्ट फैक्ट ये है कि रंग इसका गहरा काला से लेकर के हल्का काला तक होता है। ये चेस्टनट की तरह होता है काली मिट्टी। एक फैक्ट और है, पता है काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की तो प्रचुरता होती है, लेकिन क्वेश्चन पता है कहाँ से बनेगा? क्या नहीं पाई जाती है, किसकी कमी होती है काली मिट्टी में? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी होती है। फिर से बोलता हूँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की काली मिट्टी में कमी होती है, और इसी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो रामसर का दर्जा तो चारों को प्राप्त है भाई, चिल्का लेक, केवलादेव, बुलर झील, लोकटक, ये सबको प्राप्त है। अच्छा, आर्द्र भूमि से याद आया, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और एक करंट से मैं अपडेट कर दे रहा हूँ, अगर आप इस साल नहीं दूसरे साल वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आप देख लीजिएगा इसको। लेकिन इस साल का जो करंट अपडेट है कि रामसर स्थलों की संख्या भारत में 42 है। और क्या पता पूछ ही ले कि 42वां रामसर स्थल कौन सा है? तो त्योसोकर, लद्दाख में एक झील है त्योसोकर, वो ही 42वां यानी 42nd रामसर स्थल है। ठीक है, आगे सूची 1 को 2 से मिलाना है। उकाई गुजरात में है, पतरातू झारखंड में, पेंच मध्य प्रदेश में और डाभोल ये महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। ये दरअसल तापीय परियोजनाओं का नाम था और उससे संबंधित राज्य थे। तो फिर से पढ़ देता हूँ, उकाई तापीय परियोजना गुजरात में, पतरातू तापीय परियोजना झारखंड में, पेंच तापीय परियोजना मध्य प्रदेश में, डाभोल तापीय परियोजना ये महाराष्ट्र में मिलेगा। अब नेक्स्ट है, फिर से सूची 1 को 2 से मिलाना है। उद्योग और केंद्र, तो एल्युमिनियम उद्योग जेके नगर में, तांबा उद्योग मलाज खंड में और जस्ता उद्योग टुंडू में और जूट उद्योग भाटपाड़ा में। देखिए इस तरह के प्रश्नों में ना सब जानने की कोशिश करने से अच्छा है कि 1-2 जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 1-2 भी जानेंगे तो एलिमिनेट कर लेंगे किसी न किसी तरह से। उद्योग वही है, फिर से पढ़ देता हूँ, क्या पता ये रिपीट हो जाए। तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जेके नगर जाना जाता है, तांबा उद्योग के लिए मलाज खंड जाना जाता है और जस्ता उद्योग के लिए टुंडू और जूट उद्योग के लिए भाटपाड़ा। तो 2013 वाला समाप्त हो गया। वीडियो से संबंधित सुझाव जरूर दीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, तो हम भारत के भूगोल से संबंधित जो प्रश्न विगत वर्षों में आए हुए उसे देख रहे थे। तो इस कड़ी में 2014 वाला ये प्रश्न है, देखते हैं। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। एक साइड जनजाति है और दूसरे साइड क्षेत्र है। तो बिरहोर जनजाति झारखंड में मिलेगा, भूटिया जनजाति सिक्किम में मिलेगा, टोडा जनजाति आपको तमिलनाडु में मिलेगा और सेंटलीज जनजाति जो है ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा, तो विकल्प ए तो इसका सही आंसर हो गया। लेकिन कुछ फैक्ट को देख लेते हैं और पिछले वीडियो से कुछ कोरिलेशन भी बन रहा है। देखिए, हमने पढ़ा कि बिरहोर जनजाति झारखंड में है, भूटिया जनजाति सिक्किम में मिलेगा और टोडा जनजाति ये तमिलनाडु में मिलेगा, सेंटलीज जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। ये तो एक तरीके से शॉर्ट रिवीजन हो गया। अब बात यह है कि टोडा जनजाति के बारे में कुछ फैक्ट है। आपको याद है कि पहले दूसरे दोनों वीडियो में हमने पढ़ा है किस चीज़ के बारे में? अन्नामलाई पर्वत यानी कि अन्नामुडी चोटी के बारे में। अन्नामुडी चोटी दरअसल दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी हाइट जो है 2695 मीटर है। अंग्रेजी में बोलूँ तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, यानी कि 2700 में 2700 में 5 कम। तो ये तो हमने पढ़ रखा है। टोडा जनजाति से कैसे संबंधित है? अनाईमुडी जो चोटी है ये अन्नामलाई पर्वत पर है और अन्नामलाई पर्वत और नीलगिरी पर्वत के बीच में पालघाट गैप आपको मिलता है। ये बात आपने मैं भी मैप में देखा होगा, 2-3 बार से मैं बोल भी रहा हूँ। तो इसी पालघाट गैप के पास या नीलगिरी या अन्नामलाई के पास आपको ये टोडा जनजाति मिल जाएगी। और दरअसल नीलगिरी, ऐसे इसको जाना जाता है कि नीलगिरी में मूल रूप से पाई जाती है टोडा जनजाति। तो नीलगिरी की मूल जनजाति टोडा जनजाति है। ठीक है, इनका जो अपना व्यवसाय है वो पशुपालन है, भैंस को पालते हैं ये। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, नीलगिरी की जब बात कर ही रहे हैं तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या? चलिए मैं ही बता देता हूँ, डोडा बेटा है।
जिसकी हाइट है 2637 मीटर, तो थोड़ा सा कम रह गया, नहीं तो दक्षिण भारत की यही सबसे ऊंची चोटी होती है, डोडा बेटा ही। लेकिन अन्नामुडी जो चोटी है, ये अन्नामुडी 2695 है, ठीक है। 2700 में मात्र 5 कम, यही अभी है। आगे देखते हैं। ये कथन है और कारण है। तो कथन में लिखा हुआ है कि भारत के पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बिल्कुल सही बात है, और हमने पहले वीडियो में देखा था कि नर्मदा दरअसल पश्चिमी घाट की नदियाँ है, जो कि दो भ्रंश घाटियों मतलब दो पर्वतों से के बीच में बहती है, विंध्यन और सतपुड़ा रेंज के बीच में, और भ्रंश घाटी में बहती है, जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। किस चीज़ का निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये बात कथन तो सही हो गया कि भारत के पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कारण, वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती है। तो ये भी बात सही है कि छोटे प्रवाह भी होते हैं और अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती है। तो दोनों कथन सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो रेडक्लिफ लाइन सीमा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, ऊपर में लिखा होता है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, तो 38वीं समानांतर रेखा जो है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है। 38वीं मतलब 38th, यानी कि 38 समानांतर रेखा जो है ये दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच की सीमा रेखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा कौन सा है? 49वीं, यानी 50 में से एक कम, 49th समानांतर रेखा, ठीक है। उसके बाद भारत एवं चीन के बीच कौन सा सीमा रेखा है? तो मैकमोहन, आपको तो पता ही होगा, मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट, गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो गन्ना उत्पादन ये तो 2013 का है, लेकिन अभी भी गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश ही शीर्ष राज्य में है, और महाराष्ट्र दूसरे राज्य पर है, और कर्नाटका तीसरे राज्य पर है। ये डेटा 3 तक तो डेटा मुझे याद है, तो ये भी अभी भी वही है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। तो विकल्प 20 का उस हिसाब से आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है दक्षिण भारत की नदियां, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, दक्षिण भारत की नदियां से याद आया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कई बार बताया हूँ, अगर आपको याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, आपको याद रहेगा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य, वैसे तो यहाँ पर दिल्ली लिखा हुआ है, लेकिन ये डेटा थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनने के बाद, तो इसको रिस्क मत लीजिएगा भाई, चेक कर लीजिएगा अपने स्तर पे। शायद मैंने चेक नहीं किया है, यहाँ वाट लगा करके लगता है छोड़ दिया हूँ, तो अपने स्तर पे चेक कर लीजिएगा। वीडियो कैसा है, क्या सुधार की संभावना है, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।